अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 की सेकंड वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें हम आज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में एंजाइम के इंट्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया था। आज हम एक दो नई चीज़ें और भी पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, एक पुरानी चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी वो ये कि एंजाइम के साथ एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्ट करता है, जिसे हमने सबस्ट्रेट का नाम लिया था। ये सबस्ट्रेट और कोई चीज़ नहीं होती, एंजाइम का ही एक टुकड़ा होता है, क्योंकि एंजाइम तो खुद ही एक प्रोटीन का बना हुआ टुकड़ा है। और इससे भी छोटा इसका पार्ट जो कुछ ही अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, वो आकर एंजाइम में एक स्पेशल साइट होती है जहाँ पर आकर बाइंड करता है। अच्छा, जिस साइट पर वो बाइंड करता है उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। अच्छा, जो सबस्ट्रेट और एंजाइम होता है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए उनका कॉम्प्लीमेंट्री होना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, वो कॉम्प्लीमेंट्री या सेम होने चाहिए किन चीज़ों में? वही शेप में और चार्ज में, इन दोनों में सेम होने चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये एक एंजाइम है और मैं आपके सामने कुछ सबस्ट्रेट्स बनाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल में है और एक इस टाइप का सबस्ट्रेट है और तीसरा एक ट्रायंगुलर है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो सर्कुलर वाला सबस्ट्रेट है वो आकर एंजाइम के साथ बाइंड करे भी, अगर फिक्स हो भी जाता है यहाँ पर एक्टिव साइट में, तो एटलीस्ट रिएक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का शेप इनका शेप जो है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है। अगर ट्रायंगुलर भी आकर बाइंड कर ले तो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों का शेप डिफरेंट है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आकर यहाँ पर बाइंड करता है तो पॉसिबिलिटी है कि एंजाइम अपना काम स्टार्ट कर ले। अच्छा, अगर ये यहाँ पर आकर बाइंड भी करता है तो इसके बाद एक दूसरी शर्त है, उसका भी पूरा होना लाजमी है, वो है चार्ज। अगर एंजाइम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले सबस्ट्रेट के पास भी पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, तभी रिएक्शन हो सकता है। अदरवाइज डिफरेंट चार्जेस होंगी तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर न्यूट्रल भी होगी, अगर सबस्ट्रेट आपका न्यूट्रल भी है और एंजाइम अगर चार्ज्ड है, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, तो हमने बात की कि सबस्ट्रेट आकर जिस साइट पर बाइंड करता है उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। और इस एक्टिव साइट के दो रीजन्स होते हैं, एक उसका बाइंडिंग साइट होता है और एक उसका कैटालिटिक साइट होता है। बाइंडिंग साइट वो साइट होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है और एंजाइम के साथ टेम्पररी बॉन्ड्स बनाता है, यानी वो डिटैचेबल होता है, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट दोबारा से अलग हो सकते हैं। अच्छा, जब भी एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर उसके बाइंडिंग साइट पर अटैच होता है तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को देखता है और उसके बाद होता क्या है कि कैटालिटिक साइट जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब भी कोई सबस्ट्रेट आकर बाइंडिंग साइट पर अटैच हो जाता है तो फिर कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है और अपनी कैटालिटिक एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, अगेन कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करनी है, एंजाइम के स्ट्रक्चर्स की। आपको ये बात पता है कि अमूमन जो सारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनेशियस बाय नेचर हैं, पर ऐसे कुछ और भी एंजाइम्स हैं जो कि जिनमें अगर 99% प्रोटीनेशियस पार्ट है तो 1% एटलीस्ट उनका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी मौजूद होगा। वो एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं उन्हें हम प्रोटियोजाइम कहते हैं। अच्छा, ये बात आपकी बुक में मेंशन नहीं है, पर जो ओल्ड एडिशन था उसके बुक में अंदर ये बात मेंशन थी। अच्छा, जो एंजाइम जिसके पास प्रोटीनिशियस पार्ट और उसके अलावा नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी होते हैं उसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेटेड उस सूरत में कहते हैं जब
वो अपनी कंप्लीट एक्टिविटी शो ना करता हो। अगर एंजाइम अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है तो फिर जाकर हम उसे होलो एंजाइम कहते हैं। कहने का मतलब ये कि वो एंजाइम जिसके पास प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस दोनों पार्ट हो, पर अगर अपनी कंप्लीट एक्टिविटी शो ना करता हो तो उसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। अगर वो अपनी कंप्लीट एक्टिविटी शो करता हो या एक्टिव हो जाता हो तो हम उसे होलो एंजाइम कहते हैं। अच्छा, प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है उसे हम मतलब कोई ऐसा एंजाइम है जिसके पास प्रोटीनेशियस पार्ट भी है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी है। अगर हम उसके नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हटा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्ट बच जाता है। उस प्रोटीनेशियस पार्ट को हम एपो एंजाइम का नाम देते हैं। और जबकि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है उसे हम को फैक्टर का नाम देते हैं। अच्छा, को फैक्टर की दो सूरतें हैं, या तो वो ऑर्गेनिक होगा या तो वो इनऑर्गेनिक होगा। अगर वो इनऑर्गेनिक होगा तो वो डिटैचेबल होगा। इससे मुराद कि वो दोबारा से बाइंड हो सकता है एंजाइम के साथ और अपने आप को अलग भी कर सकता है एंजाइम से। उसमें ज़्यादातर आपके मेटेलिक आयंस आ जाते हैं जिसमें आपके कुछ एक्टिवेटर्स आ जाते हैं, क्योंकि हमने एक्टिवेटर्स को भी पढ़ा था कि वो ज़्यादातर आयंस होते हैं और वो डिटैचेबल आयंस होते हैं। अच्छा, अगर आपका को फैक्टर ऑर्गेनिक है तो उसकी दो सूरतें हैं, या तो वो कोएंजाइम होगा या तो वो फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अगर वो डिटैचेबल है यानी कि ऐसा पार्ट, ऐसा कोफैक्टर जो डिटैचेबल है और अपने आप को एंजाइम के साथ एंजाइम से अलग कर सकता है तो वो कोफैक्टर कहलाएगा। अगर वो मतलब परमानेंट बॉन्ड्स बना देता है एंजाइम के साथ तो फिर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप में परमानेंट बॉन्डिंग होती है जो कि ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जबकि को एंजाइम्स को फैक्टर की वो सूरत जिसमें वो डिटैचेबल हो, एंजाइम से डिटैचेबल हो, उसके अलावा ऑर्गेनिक बाय नेचर हो, तभी हम उस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को कोएंजाइम कहेंगे। अच्छा, कोएंजाइम जो है वो खुद एक डेरिवेटिव होता है विटामिन्स का, ज़्यादातर विटामिन बी वगैरह का। तो मतलब वो खुद विटामिन से जाकर बनता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपने याद करनी है को एंजाइम की, जिसमें आपके एन और एफ आ जाते हैं। एन नाइकोटेनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और एफ फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है कि एक एंजाइम का जिक्र है यहाँ पर, पेप्सिन। पेप्सिन वो एंजाइम है जो हमारा स्टमक रिलीज़ करता है, और ये पेप्सिन जो है ज़्यादातर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि आपके स्टमक में पाए जाते हैं ग्लैंड्स वो रिलीज़ करते हैं। और ये पेप्सिन का काम ये होता है कि ये जाकर प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं, और ज़्यादातर ये जो एंजाइम होता है वो अपनी वो कम पीएच पर काम करता है, यानी कि एसिडिक पीएच पर काम करता है। अच्छा, जब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक में पाए जाते हैं वो जब पेप्सिन को सिक्रेट करते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट करते हैं, और इस इनएक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। जब वो HCl से जाकर रिएक्ट करता है आपको पता है कि स्टमक का जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, और जब एसिडिक इन्वायरमेंट है तो यकीनन कोई एसिड भी मौजूद है। तो वो जो एसिड मौजूद होता है आपके स्टमक में वो HCl होता है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जाकर पेप्सिनोजिन से जाकर रिएक्ट करता है तो पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव बना देता है। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। अच्छा, प्रोस्थेटिक ग्रुप का भी एक और आप एग्जांपल याद कर लें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा, मैं ये एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। आप ये चीज़ जाकर बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फिर भी एक ओवरव्यू में दे देता हूँ कि जो क्लोरोफिल होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। उसका एक हेड रीजन होता है और उसका एक टेल रीजन होता है। हेड रीजन को हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं और जबकि टेल रीजन को फाइटोल चेन कहते हैं।
अच्छा, जो मेन एलिमेंट मौजूद होता है क्लोरोफिल में, सेंट्रल एटम, वो मैग्नीशियम होता है। आपने हीमोग्लोबिन का नाम भी सुना होगा। हीमोग्लोबिन में जो मेन मतलब उसका भी स्ट्रक्चर क्लोरोफिल जैसा ही होता है, सेम पार्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सेम पार्ट्स होते हैं, पर जो सेंट्रल एटम होता है वो चेंज होता है। वहाँ पर फेरिक, जिसे आम जबान में आयरन कहते हैं, वो मौजूद होता है एज अ सेंट्रल एटम। यहाँ पर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल एटम मौजूद है। तो ये जो सेंट्रल एटम आपका है मैग्नीशियम, ये यहाँ पर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अच्छा, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों है? एक तो ये बाय नेचर ऑर्गेनिक है। ये पूरा पार्ट जो बनेगा, ये जो चीज़ें मैंने बनाई है, ये असल में रिंग्स होती हैं। ये 4 रिंग्स मौजूद होती हैं मैग्नीशियम के चारों अतराफ में। अच्छा, ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पर प्रोस्थेटिक है। क्यों? क्योंकि बाय नेचर ये ऑर्गेनिक भी है और इसके अलावा नॉन डिटैचेबल है, यानी कि अपने एंजाइम से वो अलग नहीं हो सकता। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपको समझा लेता हूँ। एंजाइम्स मोस्टली कुछ प्रोटीन के बने हुए होते हैं और कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिसमें प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी मौजूद होता है। वो एंजाइम जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिसमें आपने एग्जांपल लिया था अमाइलेस और पेप्सिन का। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं और उसके अलावा इन एंजाइम्स को हम प्रोटियोजाइम भी कहते हैं। प्रोटियोजाइम। अच्छा, कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिसमें प्रोटीनिशियस पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी होता है। ज़्यादातर ज़्यादातर हिस्सा इनका प्रोटीनिशियस होता है, 1-2% सिर्फ नॉन प्रोटीनिशियस होता है। तो ये जो प्रोटीनिशियस पार्ट नॉन प्रोटीनिशियस से अलहदा करके बनता है, वो उसे हम एपोएंजाइम कहते हैं, जबकि नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। अच्छा, जो मैंने बात कही, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। या तो ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक होगा या तो इनऑर्गेनिक होगा। अगर वो इनऑर्गेनिक है तो वो कहलाएगा एक्टिवेटर्स। अच्छा, एक और चीज़, ये डिटैचेबल होते हैं, यानी कि इंसान से खुद को अलग कर सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक है तो अगेन उसकी दो सूरतें हैं। या तो वो डिटैचेबल होगा, मीन्स कि टेम्पररी बॉन्ड्स बनाएगा एंजाइम के साथ, या तो नॉन डिटैचेबल होगा, इट मीन्स परमानेंट बॉन्ड्स बनाएगा जो कि कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ये ज़्यादातर नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पर आपके कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपका कोफैक्टर अगर आपका कोफैक्टर ऑर्गेनिक है, अगर वो डिटैचेबल भी है, तो इसे हम को एंजाइम कहेंगे, जिसके आपने एग्जांपल्स पढ़ लिए NAD और FAD। अगर वो आपके कोफैक्टर्स जो ऑर्गेनिक भी हैं बट नॉन डिटैचेबल भी हैं, तो वो कहलाते हैं नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप। वो कहलाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।